चैप्टर 46 बवंडर सिया, लुट गई अबीर की इज्जत किचन रोमांस। अक्षत और काशी अक्षत के विला में चले जाते हैं और अबीर और राणा जी हवेली चले जाते हैं। अबीर हवेली आता है और अपनी कार को पार्क करके सीधे अंदर जाने लगता है। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि एक बवंडर भागता हुआ उसी की ओर आ रहा था और उस बवंडर से बचना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अबीर का ध्यान अपने फोन पे था और वो सीढ़ी चढ़ने लगता है। उसने एक सीढ़ी ही चढ़ी थी कि वो बवंडर उस पे आक्रमण कर देता है और अबीर धड़ाम से फ्लो पे गिरता है और बवंडर उसके ऊपर। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उस बवंडर ने बेचारे अबीर को किस और कर लिया था। अब आप सब तो है ही समझदार, समझ गए होंगे कि उस बवंडर का नाम सिया है। सिया जो अपनी दी को इतने टाइम से ना देख के परेशान थी और अबीर ने ही उसे बोला था कि काशी और अक्षत अक्षत के विला में है और कुछ दिन वही रहेंगे। लेकिन सिया को बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दी कभी उसे बिना बताए तो जाएगी नहीं। और एक ही शहर में रह के सिया से दूर रहे ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब कोई और ही बात हो। इसलिए बेचारी टेंशन से मरी जा रही थी। वो अपने कमरे में ही अबीर का वेट कर रही थी। इसलिए उसने जैसे ही अबीर की कार की आवाज सुनी वो भागते हुए उसके पास आ रही थी और इसी चक्कर में उसका पैर उसके लहंगे में फंस गया और वो ले डूबी अबीर की नैया। अबीर नॉर्मली सिया को देख रहा था क्योंकि उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन सिया की तो हालत खराब हो गई थी। वो जल्दी से नजरें उठा के देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा और किसी को ना देख जल्दी से अबीर से दूर होती है। लेकिन अबीर को उसका दूर होना कुछ क्या रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। वो सिया की कमर पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है और उसे पलट के खुद उसके ऊपर आता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, आई तुम अपनी मर्जी से थी लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। आग लगा के बिना बुझाए तो जा नहीं सकती। और वैसे भी मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, हूँ तो मैं भी एक मर्द ही और मेरी भी कुछ फीलिंग है जिनकी तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अबीर अपनी बात खत्म करता है और सिया के होठों को अपने होठों में दबा लेता है और उसके अपर लिप को चूसने लगता है जैसे कोई कैंडी खा रहा हो। सिया की हॉट बीट पूरे जोरों पे थी। उसका दिल भी अपनी पूरी ताकत से शोर मचा रहा था। सिया को अबीर के किस करने की भी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी इस बात की थी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। बेचारी टेंशन से आधी हो रही थी लेकिन अबीर को घंटा फर्क पड़ रहा था। कुछ देर उसके ऊपर लिप को चूसने के बाद वो उसके लोअर लिप को अपने होठों में दबा के चूसने लगता है। सिया का मन अभी अबीर का खून करने का कर रहा था क्योंकि वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। राणा जी जो पीछे ही आ रहे थे, वो हॉल का नजारा देख के अपनी आंखों पे हाथ रख के बोलते हैं, हे शिव, हे भोलेनाथ, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे इस जन्म में। इससे अच्छा तो मैं अपनी आंखें किसी को डोनेट कर देता तो वो लाख दुआएं तो देता और यहाँ ये छोटे मियाँ और वहाँ वो बड़े मियाँ, दोनों भाइयों को शर्म ही नहीं है। मुझ जैसे घनघोर सिंगल इंसान के दिल और ये जो किस वाली चुरिया चला रहे हैं ना। देख लूंगा इनको तो मैं, चुन चुन के बदला लूंगा। राणा जी अबीर को कोसते हुए ही वहीं से वापस चले जाते हैं। सिया की सांसें अब उखड़ने लगी थी लेकिन अबीर का मूड अभी उसे छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। सिया उससे बचने के लिए अपनी 250 ग्राम के दिमाग का यूज करने लगती है। सिया के दिमाग में खुराफात आती है और वो अपना हाथ अबीर के नीचे ले जाते हुए उसके बॉडी पार्ट को कस के दबा देती है। अबीर की दर्द से आंखें बंद हो जाती है और वो एकदम से सिया को छोड़कर उसके ऊपर से हट जाती हैं। अबीर के छोड़ते ही सिया गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद को नॉर्मल करने लगती है। अबीर भी अपनी बॉडी पार्ट पर हाथ रखकर बेचारा अपने दर्द को काबू में करने की कोशिश करने लगता है। सिया कुछ देर में नॉर्मल होती है लेकिन बेचारे अबीर की हालत तो अभी भी काफी खराब थी। सिया उसकी हालत देख के अपने बाल पीछे करते हुए अपने मन में, हाओ, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला। पर इसको भी कहाँ पता है कि सिया चीज क्या है। अखी मुंबई डरती थी अपुन से। वो तो इसको बच्चा समझ के छोड़ रखा था मैंने इतने दिन से, वरना तो कब का निपटा दिया होता। उद्धरण चिन्ह। अबीर बेचारा बड़ी मुश्किल से खुद के दर्द को कंट्रोल करके सिया से गुस्से में, ओह बेवकूफ औरत, ये क्या हरकत थी तुम्हारी। अगर कुछ हो जाता तो तुम माँ और मैं बाप कैसे बनता। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुन के सिया की आंखें छोटी हो जाती है। वो अबीर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और दोनों हाथों से उसकी शूट की कॉलर पकड़ के बोलती है, तुम करो तो शेख चिल्ली और मैं करूँ तो चिल्लम चिल्ली। उद्धरण चिन्ह। अबीर बेचारे के सब सिर के ऊपर से जाता है। वो कंफ्यूजन से पूछता है, अब ये कौन सी नई लैंग्वेज डिस्कवर कर दी है श्री श्री सियाजी ने। उद्धरण चिन्ह। सिया अपने माथे पे हाथ मार के बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डफर हो।
अरे बुद्धू नवाब, शेख चिल्ली मतलब वल्लाह वल्लाह माशाल्लाह और चिल्लम चिल्ली मतलब चिल्लाना। इतनी देर से जब तुम मेरा सब कुछ दबा रहे थे, मेरी सांसें तक कब्र में दबाने की प्लानिंग कर दी थी तुमने। अब मैंने तोड़ा क्या कर दिया, तुम चिल्लाने लगे। मैं तुम पे कैसे कर दूंगी अटेम्प्ट टू मर्डर का, समझे? उद्धरण चिन्ह। आज अबीर को एक बात और पता चली थी कि दुनिया में पागलखाने का आविष्कार सिया के श्री कमलों से ही हुआ था। तभी दोनों के कानों में दादाजी की आवाज आती है, जो शायद दादी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उधर ही आ रहे थे। सिया जल्दी से अबीर के ऊपर से उठ जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। अबीर भी जल्दी से वहां से निकल जाता है। अबीर अपने रूम में आके जल्दी से शावर लेने के लिए चला जाता है। सिया बालकनी में खड़ी खुद को कंट्रोल कर रही थी। फिर उसको याद आता है कि जिस काम के लिए अबीर से मिलने गई थी वो तो किया ही नहीं। वो बिना कुछ सोचे सीधे बाथरूम में घुस जाती है और अंदर जाते ही सामने का नजारा देख के जोर से चीखती है। और साथ ही बेचारा अबीर अपनी इज्जत को हाथों से ढकते हुए जल्दी जल्दी टॉवल ढूंढने लगता है। सिया की बॉडी पूरी कांप रही थी। वो बुरी तरह से गर्म हो चुकी थी। वो जल्दी से मुड़ जाती है और पूरी लाल भी। अबीर खुन्नस से उसको घूरते हुए बोलता है, ये क्या हरकत थी तुम्हारी? ऐसे कौन अंदर आता है? उद्धरण चिन्ह। सिया को समझ नहीं आता कि क्या बोले, इसलिए जो दिल में आता है बोल देती है। इसमें तुम्हारी गलती है। तुम क्या कोई 2 साल के बच्चे हो जो ऐसे नंगे पुंगे होके नहा रहे थे? गलती तुम्हारी है। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि मेरी दी ठीक तो है ना? मैं तुम्हारे बहाने खूब समझती हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे मेरी दी से मिलना है और वो भी आज ही। इसलिए अपना स्नान कार्यक्रम जल्दी से खत्म करो और मुझे मेरी दी से मिलवाने ले चलो, समझे? और अगर ना नुकुर की तो तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं कितनी शरीफ हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिया अपने बाल स्टाइल से झटकते हुए वहां से निकल जाता है और अबीर अपना सिर दीवार में मारने लगता है। कुछ देर बाद वो बाथरोब में बाहर जाता है। बाहर जाने से पहले भी बेचारा 10 बार उसकी नोट को चेक करता है, कहीं सिया ने फिर से आक्रमण कर दिया तो। वैसे भी वो पागल लड़की उसकी इज्जत तो लूट ही चुकी है। अबीर रूम को चेक करता है और सिया को वहां ना देख के चैन की सांस लेता है। जल्दी से जाके कपड़े चेंज करता है और कुछ देर में रेडी होके हॉल में जाता है, जहां सिया मास्टर जी की तरह हाथ में छड़ी की जगह फोन लेके लेफ्ट राइट हो रही थी। अबीर को देख के वो बिना कुछ बोले ही उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है और कार के पास ले जाके उसे चलने का इशारा करती है और खुद भी अंदर बैठ जाती है। अबीर ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और उनकी कार निकल पड़ती है अक्षत की विला की ओर। वही अक्षत के विला में काशी दोनों के लिए लंच रेडी कर रही थी और अक्षत उसे परेशान कर रहा था। वही होले होले म्यूजिक की आवाज आ रही थी, क्योंकि उनकी डेट तो कल्लू महाराज ने खराब कर दी थी, तो बेचारा अपनी डेट आज मनाने की सोच रहा था। जो पिछले दिना तो तक रहा, चेहरा खोरे की सदा आई। जो होर काइट मैनू लब्बियान नी तेरे नैना विचों दिसदा आई। नदी झील या पर्वत है या कोई खजाना खाबांदा, तेरे नैना विचों झलक रहा कोई रंग सुनहरियान। बगगंदा तू एक चुटकी मारी उंगलंदी, मई तेनू झल मारूंगा पखियां नाल। मैं छान सितारे की करने मैंने इश्क हो गया अखियां नाल। मैंने इश्क हो गया अखियां नाल। काशी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में घूस के आटा लगाने की कोशिश कर रही थी और अक्षत के हाथ उसके पेट पे बच रहे थे, जिससे काशी की हालत खराब हो रही थी। वो बार बार अक्षत को मना कर रही थी, लेकिन अक्षत और भी ज्यादा उसे तंग करने में लगा हुआ था। एक तार खाड़ी रेहंदी है मई शाम सवेरे सुंडाहा, किकरन डेयान पेलेयन फूलानू, मई कलान बहबह। छूंदन हाँ, मई कलान बह बह छूंदन हाँ, मई फूल तेरे पैरी रख देयूं, तू जड़ लगना आपनी सखियां नाल। मई छान सितारे की करने मैंने इश्क हो गया अखियां नाल, मैनू इश्क हो गया अखियां नाल। बीट पाइप पाइप। अक्षत अपनी उंगली काशी की नवल में डाल के घूमने लगता है और काशी की आहें निकलने लगती है। वो होले से उसे बोलती है, प्लीज मत करो, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत हंसते हुए बोलता है, तो जरूरत क्या है, मैं तुम्हें खा लूंगा और तुम्हारी हालत उसके बाद कुछ खाने लायक बचेगी नहीं। कोट मई दिल दे दुंगे खूहाचों तेरे प्यार दा पानी भारन लगा। मई मर्दा मर्दा जी उठ्या, ते जियों दी खतर मारन लगा। ते जियो दी खतर मारन लगा, तेरे संग ओ रिश्ता बन गया आई। सहरा धूप दा फासलान पक्कियां नाल, मई छान सितारे की करने मैंने इश्क हो गया अखियां नाल। मई छान सितारे की करने मैंने इश्क हो गया अखियां नाल, मैंने इश्क हो गया अखियां नाल। काशी खुद को कंट्रोल करती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अक्षत तो उसकी सुन नहीं रहा था।
अक्षत काशी को पलट देता है और उसके चेहरे पे आए बालों को कान के पीछे करते हुए उसके होठों की ओर झुकने लगता है। काशी के हाथ अक्षत के कंधे पे चले जाते हैं। अक्षत उसके होठों को छूने ही वाला था कि डोरबेल बजती है और अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। काशी जल्दी से उसको दूर करती है। अक्षत खुन्नस से डोर को घूर रहा था। वो डोर को ओपन करने के लिए जाने लगता है कि काशी उसे रोकते हुए बोलती है, आप ऐसे जाएंगे। ये इसलिए था क्योंकि अक्षत महाराज अपनी हॉट बॉडी का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ ट्राउजर में थे, ऊपर बॉडी पे कुछ नहीं पहना था। अक्षत रूम में जाता जय और शर्ट पहन के वापस आता है और डोर ओपन करता है। सामने अबीर को देख के ही वो अनाकोंडा बन जाता है और अबीर को घूरने लगता है जैसे अभी निगल जाएगा। अबीर समझ जाता है कि उसने गलत टाइम पे एंट्री की है। वो दांत दिखाते हुए बोलता है, भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी लाडली साली का किया धरा है। उद्धरण चिन्ह। अबीर आगे से हट जाता है और अक्षत को सिया का मासूम चेहरा दिखाई देता है, जो उतना मासूम था कि अक्षत देखते ही पिघल जाता है और दोनों को अंदर आने का रास्ता देता है और वो दोनों अंदर आते हैं। CH47 अक्षत की ओवर पोसेसिवनेस। अबीर सिया के जिद करने पे उसको लेके अक्षत के विला चला जाता है, जहां अक्षत बेचारा अपने रोमांस में बिजी था और सिया ने जाके उसके रोमांस की बैंड बजा दी। अक्षत डोर ओपन करता है और सामने अबीर को देख के उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अक्षत अबीर को खुन्नस से कुछ बोलने ही वाला था कि अबीर अपना बचाव करते हुए बोला, भाई साहब, ये मेरा किया धरा नहीं है, इन सब की जिम्मेदार आपकी इकलौती लाडली साली है। उद्धरण चिन्ह। अबीर आगे से हट जाता है और सिया अपने 32 दांतों का प्रदर्शन करते हुए आगे आती है। सिया दोनों भाइयों को इग्नोर करके सीधा अंदर घुस जाती है और काशी को ढूंढने लगती है। अक्षत और अबीर बस उसे जाते देखते रह जाते हैं। दोनों मुंह बनाते हुए अंदर चले जाते हैं। सिया काशी को ढूंढ के उसके पास किचन में चली जाती है और पीछे से ही उसे हक कर लेती है। काशी के चेहरे पे सिया को देख के ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो प्यार से बोली, कैसा है मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। सिया काशी से चिपकते हुए मुंह बनाकर बोली, मम्मा, बच्चा आपसे बहुत ज्यादा नाराज है और उसे मनाने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। काशी के चेहरे पर सिया की बात सुन के मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसकी तरफ पलटते हुए पूछती है, तो क्या खाना है मेरे बेबी को। उद्धरण चिन्ह। सिया कुछ देर सोचने का नाटक करने के बाद बोली, पाव भाजी। कोट। सिया काशी के पास स्लैब पे ही बैठ जाती है और उसे खाना बनाते हुए देखने लगती है। काशी मुस्कुराते हुए सिया के लिए सब कुछ रेडी करने लगती है। अक्षत बेचारा हॉल में बैठा उन दोनों को खुन्नस से घूर रहा था, क्योंकि सिया की हरकतें उसे गुस्सा दिला रही थी। सिया का काशी के साथ चिपकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अबीर बेचारा उसके पास ही बैठा टेढ़ी नजरों से उसके चेहरे पे आते जाते भावों को देख रहा था। अक्षत को गर्म होते देख उसकी हालत खराब हो रही थी। अक्षत से जब और कंट्रोल नहीं होता तो उठ के अपने स्टडी रूम में चला जाता है और अबीर भी उसके पीछे ही चला जाता है। अक्षत अंदर आके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और अबीर को बोला, उसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो, दिखता कैसा है? उद्धरण चिन्ह। अबीर ना में सिर हिलाते हुए बोला, भाई सा लगता है कि कोई उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी तक आज तक हमें कोई भी क्लू नहीं मिला। आज तक उनकी एक पिक्चर तक नहीं मिली हमें। उद्धरण चिन्ह। अक्षत कुछ बोलने ही वाला था कि रूम का डोर नॉक होता है। अक्षत अंदर आने को बोला। सिया अपना खरगोश जैसा छोटा सा मुंह अंदर डाल के बोली, खाना रेडी है, आप दोनों आ जाए। उद्धरण चिन्ह। अक्षत हाँ में सिर हिला देता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर आके अक्षत हेड चेयर पे बैठ जाता है और अबीर उसके पास। सिया छोटे बच्चे की तरह काशी की साड़ी का पल्लू पकड़ के उसके साथ ही घूम रही थी। काशी ने सिया को बचपन से ही अपने बच्चे के जैसे पाला था। भले ही दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी काशी हमेशा से सिया के लिए काफी प्रोटेक्टिव थी और सिया ने भी काशी में खुद की मां को ढूंढ लिया था। काशी सबको सर्व करती है और फिर खुद भी सिया के पास ही बैठ जाती है। सिया अपना छोटा सा मुंह खोल के आगे कर देती है। काशी एक एक निवाला लेके उसको खिलाने लगती है और जलकुटे अक्षत से ये भी हजम नहीं होता। वो खाने को ऐसे चबा रहा था मानो अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल रहा हो। कुछ देर खुद गुस्सा खाने पे निकाल के वो अपने रूम में चला जाता है। काशी को अक्षत का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। वो खाने के बाद पूछने का सोच के वही रहती है। थोड़ी देर बाद सबका खाना हो जाता है और काशी डाइनिंग टेबल को साफ करके अक्षत के रूम में जाती है।
वो जैसे ही डोर ओपन करके अंदर जाती है, अक्षत जो कब से उसके ही आने का इंतजार कर रहा था उसको पकड़ के डोर से लगा देता है और खुद उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है, इतना पास कि हवा भी पास ना हो पाए। अक्षत की पकड़ काशिकी की कमर पे कसने लगी थी। काशी के चेहरे पे दर्द की लकीर आ चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अक्षत एक तक उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत की पकड़ से काशी की दर्द से आंखें बंद हो जाती है। अक्षत को बार बार सिया का काशी को छूना याद आ रहा था। वो काशी को एक झटके से पलट देता है और अपना एक हाथ उसके पेट पे रख देता है और दूसरे हाथ से उसके बालों को साइड कर देता है। अक्षत काशी के बालों को स्निफ करने लगता है। काशी की पकड़ अक्षत के हाथों पे कस जाती है, क्योंकि अक्षत उसे अपनी साड़ी के अंदर से ही अपनी लोअर बॉडी पे जाता फील हो रहा था। काशी को यकीन हो रहा था कि उसने यहाँ आके ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्षत के होठ काशी की गर्दन से लेके कंधे तक चलने लगते हैं। वो एक झटके से काशी के ब्लाउज की डोरी खोल देता है और काशी की एक हल्की आह निकल जाती है। अक्षत काशी की साड़ी के ऊपर से उसकी अपर बॉडी पे अपने हाथ चलाने लगता है। अक्षत की हरकत से काशी अपने नाखून अक्षत के हाथ पे चलाने लगती है। अक्षत के हाथ से खून निकलने लगा था, लेकिन अक्षत को कोई होश ही नहीं था। वो बार बार उसकी अपर बॉडी को अपने हाथों से मसल रहा था और काशी की आहें निकल रही थी। अक्षत काफी देर तक ऐसे ही करता रहता है। वो फिर से उसे पलट देता है और उसकी गर्दन में अपना सिर घुसा के उसको किस करने लगता है। वो किस से ज्यादा उसे बाइट कर रहा था और काशी की दर्द से आहें तेज होती जा रही थी। उसकी अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो रोने ही वाली थी। वो रोनी शकल बना के बोली, अक्षत प्लीज, मैं और ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोट। अक्षत बिना इमोशन के बोला, यू हैव टू टॉलरेट दिस, धर्मपत्नी। मैंने बोला था ना कि ध्यान रखना कोई भी तुम्हें छूने ना पाए। और फिर भी तुमने सिया को ये करने दिया क्यों? कोट। अक्षत वो मेरी बहन है और सबसे बड़ी बात एक लड़की है। प्लीज मुझे तंग मत कीजिए, मैं और नहीं झेल पाऊंगी। काशी वैसे ही आंखें बंद किए बोलती है। अक्षत उसकी अपर बॉडी को और भी ज्यादा जोर से मसलते करते हुए बोला, लड़का हो या लड़की मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम्हें सिर्फ नहीं छू सकता हूँ, तुम्हारे अंदर से हमेशा मेरी ही फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। काशी उसकी बात सुन के उसको रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पर प्लीज अभी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी की गर्दन पे झुकता है और उसे कस के बाइट कर लेता है। काशी की दर्द से आंखें भर आती है। अक्षत काशी से दूर होके बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। काशी अपने दर्द को काबू करते हुए थोड़ा गुस्सा से बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं होना रेडी, बहुत बुरे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। अक्षत सनकी की तरह काशी के बालों को स्निफ करके बोला, धर्मपत्नी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे ना बोल के गलती कर रही हो? तुम्हें अब तक चेंजिंग रूम में चले जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ये सब बोलते बोलते काशी की साड़ी को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। काशी को लगता है कि वो फिर से उसके साथ वही सब करेगा। वो उसको कोसते हुए जल्दी से धक्का देके चेंजिंग रूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होके बाहर आती है और मेकअप से अक्षत के बाइट मार्क्स को हाइड करने लगती है और कोसते कोसते अक्षत को लाख बार सुनाती है। अक्षत जो आराम से सोफे पे बैठा उसको ही देख रहा था। वो टेढ़ी स्माइल करते बोला, धर्मपत्नी तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुझे सुना रही हो, जो आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। कोट। काशी हाथ में कोम लेके उसको अक्षत को दिखाते हुए बोली, और आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही हल्क समझते हैं? जब देखो तब तानाशाह परवेज मुशर्रफ बनते रहते हैं, जब देखो तब मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे टॉर्चर नहीं, रोमांस कहते हैं धर्मपत्नी, जो तुम्हारे जैसे बोरिंग लोगों को नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला और चेंजिंग रूम में चला गया। बेचारी काशी बस पैर पटकते रह जाती है। कुछ देर बाद सब लोग रेडी होके मॉल के लिए निकल जाते हैं और आज उन दोनों ने एक और फरमाइश रख दी थी कि मॉल पूरा भरा हुआ होना चाहिए, कहीं अक्षत हॉस्पिटल की तरह मॉल को ही खाली ना करवा दे, और गार्ड्स को भी आने से मना कर दिया था। कुछ देर के बाद सब लोग मॉल में थे। सब कार से बाहर आते हैं और अबीर कार पार्क करने चला जाता है। अक्षत
सिया और काशी अंदर जाने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, काशी। उद्धरण चिन्ह। काशी पलट के देखती है तो एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान उनके पीछे खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो इंसान जल्दी से आके काशी के गले लग जाता है और उसकी हरकत से काशी की जान सूख जाती है। वो टेढ़ी नजरों से अक्षत को देखती है जो ज्वालामुखी बन के फूटने को तैयार था। उसकी आंखों में जैसे उतार आया था और मुठियां बंद हो चुकी थी। गुस्से से हाथ और चेहरे की नसें साफ दिखाई दे रही थी। वो काशी को उस इंसान से दूर करता है और खुद से चिपका लेता है और उस इंसान पे गन तान देता है। CH48 पागलपन की हद। अक्षत, काशी, सिया और अबीर चारों शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। अबीर कार पार्क करने जाता है और सिया भी उसी के साथ ही रह जाती है। काशी और अक्षत मॉल में एंट्री करते हैं कि पीछे से एक लड़का आके काशी को गले से लगा लेता है। उस लड़के को काशी से चिपकते देख अक्षत का दिमाग गर्म हो जाता है। वो काशी को खींच के उससे अलग करता है और खुद से चिपका लेता है और अपनी गन निकाल के उस लड़के पे तान देता है। काशी की आंखें डर से बड़ी हो जाती है, लेकिन अक्षत के चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं था। वो एक तक उस लड़के को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उस लड़के के चेहरे पे पसीने आ जाते हैं। अक्षत इस लड़के को शूट करने ही वाला था कि पीछे से सिया चहकते हुए आती है और जोर से आवाज देती है, अभी, और उस लड़के के गले लग जाती है। सिया को चिपकते देख अबीर की मुठियां बंद हो जाती है। उसके माथे की नसें साफ दिखाई देने लगती है। वो सिया का हाथ पकड़ के खींच लेता है और अपने कंधे पे उठा के उसे अपने साथ अंदर मॉल में ले जाता है। सब लोग एकटक अबीर की हरकत को देखने लगते हैं। सबके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। अक्षत, जिसने अभी तक काशी को कस के पकड़ रखा था, वो काशी को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने इतनी टाइट से पकड़ा था काशी को कि उसकी उंगलियां काशी की गोरी पीठ और कमर दोनों पे ही छप चुकी थी और काशी का चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। अक्षत के लिए अब और वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो काशी को लेके घर के लिए निकल जाता है और अबीर को भी MSG करके उसके जाने के बारे में बता देता है। अक्षत ने गार्ड से कार मंगवा ली थी और खुद से ही कार ड्राइव कर रहा था। वो इतने गुस्से में था कि उसे इतना भी होश नहीं रहा कि उसके घाव से खून निकलने लगा था। वो पूरी तेजी से कार ड्राइव कर रहा था और रास्ते में आने वाले सारे सिग्नल्स को ब्रेक भी कर रहा था। वही उनके जाने के बाद बेचारा अभी कभी लेफ्ट देखता तो कभी राइट। उसकी दोनों दोस्त तो जा चुकी थी, इसलिए वो भी फिर शॉपिंग के लिए चला जाता है क्योंकि वो काम ज्यादा जरूरी था। अक्षत चुपचाप ड्राइव कर रहा था। उसके चुप रहने से काशी को डर लग रहा था। अक्षत का चुप रहना आने वाले खतरे की आहट था, लेकिन काशी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप अपनी सीट पे सिमटी विंडो से बाहर देखती रहती है। अक्षत काशी को लेके सीधा अपने विला आ जाता है। वो एकदम से कार रोकता है और बाहर आके काशी की साइड का डोर ओपन करता है। वो काशी का हाथ पकड़ के उसे बाहर लाता है और लगभग खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब तक अक्षत का भी पूरा हाथ खून से लाल हो चुका था। अक्षत काशी को लाके सीधा बाथरूम में ले जाता है और बाथटब में डाल देता है। काशी डरी हुई नजरों से अक्षत को देखती है जो अपनी लाल आंखों से और काले पड़े चेहरे के साथ पूरा यमराज लग रहा था। काशी सहमी हुई धीरे धीरे कहती है, अक्षत प्लीज, अभी आप गुस्से में है, मैं खुद से साफ कर लूंगी। लेकिन काशी के कहने से अक्षत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शर्ट गुस्से से फाड़ के निकाल देता है और खुद बाथटब में जाके काशी के कपड़े भी उतार देता है और उसको क्लीन करने लगता है। काशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि अक्षत उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड था। वो बार बार काशी की पूरी बॉडी पे बॉडी क्लीनर लगता और साफ करता। करीब 1 घंटे तक वो ऐसे ही करता रहता है। इन सब में काशी की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। जब अक्षत पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तब काशी को बाथरोब में लपेट के बाहर लेके जाता है। काशी की आंखें रोने से बिल्कुल लाल हो चुकी थी और अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। उसकी आंखें दर्द से बंद हो रही थी। अक्षत काशी को बेड पे बैठा देता है और उसके लिए कपड़े लेने चला जाता है। अक्षत काशी को एक ढीली टी शर्ट पहना देता है और खुद भी अंदर जाकर शावर लेता है। वो शावर के नीचे खड़ा आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। आज वो 2 बार काशी को हट कर चुका था। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको किसी और के पास देख के ही उसका गुस्सा अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता था। वो सब भूल के काशी को सजा देता था जो उसकी नजरों में सेटिस्फैक्शन था, लेकिन काशी के लिए दर्द था। वो गुस्से से कस के एक पंच सामने की दीवार पे मारता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो कुछ देर बाद बाहर आता है। तब तक काशी अपने घुटनों में मुंह दबाए सो चुकी थी।
अक्षत उसके पास जाता है और एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है, जो रोने से लाल पड़ चुका था। वो चेंज करके एक ट्राउजर पहन लेता है और उसके पास ही लेट जाता है और उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से चिपका लेता है और अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। वही मॉल में अबीर सिया को लेके सीधा एक प्राइवेट रूम में चला जाता है और अंदर ले जाके उसे बेड पे फेंक देता है। सिया जो हमेशा अबीर की बैंड बजाती थी, आज वो अबीर से डर रही थी, क्योंकि अबीर का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। अबीर अपने बाल नोचने लगता है। वो सिया के पास जाता है और उसका जबड़ा पकड़ जोर से दबा देता है। सिया की दर्द से एक आह निकल जाती है और आंखें बंद हो जाती है। अबीर सिया को अपनी लाल आंखों से देखने हुए कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, अभी के अभी बाथरूम में जाओ और खुद को क्लीन करो। और अगर 5 मिनट के बाद भी तुम्हारे अंदर से उस इंसान की स्मेल मुझे जरा भी आई तो मैं खुद तुम्हें क्लीन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सिया बुरी तरह से अबीर का ऑरा देख के सहम जाती है। वो वैसे ही डर के बैठी रहती है। उसको जाते ना देख अबीर फिर एक बार जोर से चीखता है, गो। सिया पूरी तरह डर से कांप जाती है। आज उसे वो पहले दिन वाला ही अबीर लग रहा था जब वो अबीर से पहली बार मिली थी और उसने गुस्से से उसका गला दबा दिया था। सिया जल्दी रोते हुए बाथरूम में भाग जाती है और खुद को क्लीन करने लगती है। सिया अबीर को कोसते हुए कहती है, जल्लाद, राक्षस, आदमी नहीं वैम्पायर है वो। खुद को समझते क्या है? मुझ पे ऐसे ऑर्डर चलाने वाले वो होते कौन है? कोई बच्ची को ऐसे डांटता है? मैंने तो सिर्फ अवी को ही तो गले से लगाया था, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। एक ये यहाँ मुझ पे रोब झाड़ रहे हैं, लेकिन किस हक से? और उधर इनके वो डेविल हुकुमसा ने अवी पे गन तान रखी थी। पता नहीं अवी का क्या किया होगा उन्होंने, और ऊपर से मेरी दी उनकी क्या हालत हो रही होगी। मैं ऐसे रो नहीं सकती, मुझे इनसे डरना बंद करना पड़ेगा। वैसे भी ये मुझे मार थोड़ी सकते हैं। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इनको सजा हो जाएगी। मेरे मर्डर के इल्जाम में मेरी दी इनको फांसी पे चढ़ा देंगी। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी इनसे। हाँ, बिल्कुल नहीं डरना सिया। अगर मुझे कुछ हुआ तो बचेंगे तो ये भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सिया खुद को समझा के बाथरूम से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है अबीर उसे दीवार से लगा के बुरी तरह से स्निफ करने लगता है। सिया की आंखें फिर एक बार अबीर को अपने इतने पास देख के बंद हो जाती है। अबीर यह पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। तब सिया को छोड़ता है। उसके बिखरे बालों को ठीक करता हुआ कहता है, क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा? सिया खुद को कंट्रोल करते जवाब देती है, वो कॉलेज में मेरे और दी के सीनियर थे और अब अच्छे दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। आज के बाद दोस्त भी नहीं होने चाहिए। अबीर दो टूक जवाब देता है। सिया बस उसको देखती ही रह जाती है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उसे अभी भी अबीर सन की ही लग रहा था। अबीर वैसे ही सिया को स्निफ करते आगे पूछता है, जवाब नहीं मिला मुझे तुम्हारा अभी तक। सिया अपनी नजरें नीची करके हाँ में सिर हिला देती है। अबीर उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, गुड गर्ल। कोट। उसके बाद अबीर सिया को लेके वहां से निकल जाता है। वो सिया को लेके सीधा हवेली के लिए निकल जाता है। वही दूसरी ओर सुजभान की रिकवरी होने लगी थी। उसको घर लाया जा चुका था। उनकी पत्नी उन्हें अपने हाथों से सूप पिला रही थी और उनका मन भटकाने के लिए इधर उधर की बातें भी कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान एक तक डोर की ओर ही था, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। कुछ देर बाद उनका इंतजार पूरा होता है और वही इंसान यानी उनका बेटा अंदर आता है और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेता है और अपनी माँ के पास जाके कहता है, माँ आप मेरे लिए खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लग रही है मुझे। उद्धरण चिन्ह। शन्नू जी अपने बेटे के सर पे हाथ फेर के मुस्कुराते हुए चली जाती है। उनके जाते ही सूरजभान नजरों से ही पूछता है, क्या वो खबर सच्ची है? उद्धरण चिन्ह। उनका बेटा उन्हें सूप पिलाते हुए जवाब देता है, जब आबा सा खबर एकदम सही है। हुकुमसा पे हमला हुआ है, लेकिन उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, हर बार बच जाते हैं। गोली हाथ में ही लगी है, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं लगी कि उन पर ये हमला आखिर करवाया किसने है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका ये कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है। बात खत्म होते ही दोनों बाप बेटे मक्कारों की तरह हंसने लगते हैं। CH49 अभी राठौड़ हवेली में अक्षत का फैसला। अबीर और सिया हवेली के लिए निकल जाते हैं और काशी और अक्षत की विला में ही होते हैं। वो लोग अगले दिन वापस आने वाले थे हवेली, क्योंकि अक्षत का हैंड स्पोर्ट तो निकल ही चुका था और बाकी चोट तो उसकी शर्ट में ही छुप जाती। सिया और अबीर की कार कुछ देर में हवेली में रुकती है।
और सिया अपने पुराने अवतार में वापसी आके सीधे अबीर को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अबीर बस दांत पिसता ही रह जाता है और अपने मन में इस लड़की के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, काटने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो भी सिया के पीछे पीछे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उसकी निगाहें फिर से ठंडी हो जाती है और गुस्से से आंखें लाल, क्योंकि मॉल वाला इंसान यानी कि अभी उसी के सामने उसकी मुसीबत यानी कि सिया से चिपका हुआ था और बाकी घर के मेंबर्स भी ऐसे ही बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिया अवी से चिपकते हुए कहती है, अवी यार मुझे लगा हम फिर नहीं मिलेंगे कभी, लेकिन तुमने तो एक ही दिन में मुझे दो दो बार सरप्राइज दे दिया। उद्धरण चिन्ह। सिया अवी से दूर होती है और आगे कहती है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है राठौर हवेली में। उद्धरण चिन्ह। अवी मुस्कुराते हुए एक टेढ़ी नजर अबीर पे डालता है और फिर सिया के सिर पे मार के जवाब देता है, मैं यहाँ घूमने आया हूँ और हवेली में मुझे दादाजी लेके आए हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन के सबकी नजर दादाजी की ओर मुड़ जाती है। दादाजी सबको जवाब देते हुए कहते हैं, आज जब हम पास ही के गांव में जमीन देखने गए थे तो कुछ लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हम अपनी ही जनता के बीच गए थे तो गार्ड्स को भी नहीं लेके गए थे और हमारे पास कोई हथियार भी तो नहीं था। तभी अवी ने अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाई थी। तब से ही हम अवी को जानते हैं और ये यहाँ घूमने आए हुए हैं और होटल में रुके थे, इसलिए हम इन्हें यहाँ हवेली ले आए। इसी बहाने थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी और हमें इनका एहसान चुकाने का भी मौका मिल जाएगा। अबीर दादाजी की बात खत्म होते ही फिक्र से पूछता है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना दादाजी? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। दादाजी ना में सिर हिला देते हैं। अभी सबकी बात खत्म होते ही उठ के बाहर जाने लगता है कि दादाजी उसको रोकते हुए कहते हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं आप इतनी रात को? वैसे कुछ देर में डिनर का टाइम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभी थोड़ा नाराजगी से कहता है, दादाजी मैंने आपकी जान किसी एहसान की वजह से नहीं बचाई थी। मैंने वो सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे आप में अपने दादाजी दिखाई दिए, लेकिन आपने मेरे प्यार और इज्जत को एहसान के तराजू में तोल दिया। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो सब कोई एहसान नहीं था। अभी को जाते देख अबीर अपने मन में, जाओ जाओ तुम हवेली क्या मेरी बला से तो ये दुनिया ही छोड़ के चले जाओ। जब देखो तब मेरी बवंडर से चिपका रहता है और इस लड़की की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरा खौफ कम हो गया है शायद, इसको तो बताता हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। अबीर के चेहरे के टेढ़े भाव देख के अवी के चेहरे पे अलग ही स्माइल थी, जैसे उसको सब कुछ समझ आ रहा हो। अवी को जाते देख दादाजी अपनी जगह से उठ के उसके पास जाकर उसको गले से लगा के कहते हैं, बेटा हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। आप तो नाराज हो गए अपने दादाजी से। वैसे आप शायद दुनिया के पहले पोते होंगे जो अपने दादाजी से नाराज होके घर छोड़ के जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बात सुन के सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है सिवाय अबीर के, क्योंकि वो तो अवी को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ तो खटक रहा था, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अबीर अवी के रुकने से गुस्से से लाल हो जाता है। वो पैर पटकते हुए अपने रूम में चला जाता है और अपने फोन में MSG टाइप करके अक्षत के पास सेंड कर देता है। अक्षत जो कि अब तक उठ चुका था और अपना काम कर रहा था, अबीर का MSG देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो काशी के पास जाता है और उसे उठा देता है। काशी धीरे धीरे आंखें खोलती है। अक्षत उसे रेडी होने को कहता है क्योंकि वो अभी हवेली जा रहे थे। काशी अक्षत को घूरते हुए उठती है क्योंकि अभी उसे उसकी दोपहर वाली हरकत याद नहीं थी। अक्षत भी अपने कपड़े लेके चेंज करने चला जाता है। काशी चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है और शर्ट को रिमूव करते ही उसे अपनी लाल बॉडी दिखती है और साथ ही उसे थोड़ा दर्द अभी भी हो रहा था। अक्षत की सारी हरकत याद आते ही उसकी आंखों में पानी आ जाती है। वो अपने मन में ये ठान लेती है कि इस बार अक्षत को अपनी हरकत के लिए उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। वो इस बार अक्षत के आगे हार नहीं मानेगी। वो जल्दी से एक फुल स्लीव का अनारकली निकाल के पहन लेती है और अक्षत के आने से पहले ही नीचे कार के पास चली जाती है। अक्षत काशी को रूम में ना देख के थोड़ा परेशान होता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी वो कुछ और ही सोच रहा था। वो भी नीचे चला जाता है। काशी उसको एक नजर भी नहीं देखती और सीधा कार में बैठ जाती है। अक्षत की आंखें उसकी हरकत से छोटी हो जाती है। वो भी कार में बैठ जाता है और उनकी कार हवेली की तरफ निकल पड़ती है। कार में अक्षत काशी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देती है और उससे दूर होके बैठ जाती है।
बस काशी का इतना ही करना और अक्षत का दिमाग खराब हो जाता है, वो फिर से एक नॉर्मल इंसान से जानवर बन जाता है। अक्षत कार को ऑटोमेटिक मोड में डाल के सेट कर देता है और अपनी सीट बेल्ट निकाल के काशी की भी सीट बेल्ट निकाल देता है और उसकी सीट को फ्लैट करके उसे पीछे की सीट पर डाल देता है और खुद भी वहीं पर चला जाता है। काशी की डर से फिर से आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अक्षत फिर से उसके साथ वही सब रिपीट करेगा। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानने वाली थी। वो अक्षत को धक्का देने लगती है। काशी के धक्का देने से अक्षत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और अपने एक हाथ में पकड़कर उसके ऊपर झुक जाता है। काशी अपनी पूरी ताकत से अक्षत को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन कहाँ अक्षत जैसा राक्षस इंसान उस नाजुक सी लड़की से दूर होता। अक्षत जो गुस्से में फटा जा रहा था, वो काशी के होंठों को अपने होंठों के कब्जे में ले लेता है और अपने होंठों के बीच में दबाकर उसके अपर लिप को लगभग चबाने लगता है। काशी को अक्षत की हरकत से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। अक्षत पूरी फोर्स के साथ उसे किस करने लगता है। अक्षत एग्रेसिव होकर उसके दांतों को बार बार काट भी रहा था, जिससे खून भी आने लगा था। काशी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। आज काशी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अक्षत का खून कर देना चाहती थी, लेकिन वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। अक्षत ने उसे बुरी तरह से अपने हाथों के बीच में जकड़ा हुआ था। अक्षत का जब ऊपर का होठ चबा के मन भर जाता है तो उसके लोअर लिप को अपने दांतों में दबा के चबाने लगता है। वो तब उसके साथ ये सब करता है जब तक उसकी कार हवेली पहुंच के रुक नहीं जाती। अक्षत काशी से दूर होता है और अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए एक एक वर्ड चबा चबा के कहता है, मुझसे नाराज होने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं गुस्से में जानवर बन जाता हूँ। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इग्नोरेंस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कहना है कहो, मुझे गाली देना है वो भी सुन लूंगा, लेकिन तुम्हारा चुप रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब एक अच्छे बच्चे की तरह उठा और अंदर चलो। उद्धरण चिन्ह। काशी अपनी आंखों के आंसू को साफ करके उठ जाती है और अपने होठों पर आए हुए खून को भी टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे कर रही थी कि अक्षत टिश्यू पेपर लेकर जबरदस्ती बुरी तरह से उसके होठों को साफ करने लगता है और काशी के मुंह से दर्द की आह निकल जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षत बेरहमी से काशी के होठों को साफ करता है और उसके कपड़ों को ठीक करके उसे कार से बाहर निकालता और उसका हाथ पकड़ के हवेली के अंदर चला जाता है। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। अबीर के अलावा सब लोग वहां पर खिले हुए चेहरों के साथ बैठे थे, लेकिन अबीर का मुंह लटका हुआ था। वो खुन्नस से अभी को घूर रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी जिस फोक से खाना खा रहा था, उसी को अभी के गले के आर पार कर देता। उसे ना जाने क्यों अभी से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन क्यों वो समझ नहीं पा रहा था। अक्षत डाइनिंग टेबल के पास आता है और जोर से राणा जी को आवाज देता है। राणा जी कुछ ही सेकंड में वहां पर हाजिर हो जाते हैं। अक्षत अभी को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए राणा जी को ऑर्डर देता है, राणा जी अभी के अभी इस कचरे को उठाकर बाहर फेंके। मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अक्षत अपनी बात खत्म करके काशी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। उसका फैसला सुन के बाकी सबकी आंखें खुली की खुल रह जाते हैं, लेकिन अबीर के चेहरे पर 440 वोल्ट की ना दिखने वाली चमक आ जाती है। दादाजी गुस्से से अक्षत को घूरते हुए कहते हैं, ये कैसा फैसला है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो तब तक जा चुका था। अभी अपनी जगह से उठने लगता है कि दादाजी उसको रोते हुए कहते हैं, अभी बेटा आप रुक जाए। आज अक्षत को अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी बोलना ही पड़ेगा। वो ऐसे किसी के साथ कैसे बर्ताव कर सकते हैं। मैं खुद उससे बात करता हूँ, आप यही रुके। उद्धरण चिन्ह। CH50 काशी स्पेशल मिर्ची वाली कॉफी। अक्षत काशी के साथ हवेली वापस आ जाता है। अक्षत आते ही राणा जी को ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी को उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि उससे घर में कचरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अक्षत अपना फैसला सुना के काशी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अक्षत के जाते ही अभी अपनी जगह से उठने लगता है कि दादाजी उसको रोकते हुए कहते हैं, बेटा आप रुक जाए, मैं अक्षत से बात करता हूँ। वो गुस्से में अक्सर ऐसा कर देता है, लेकिन आज घर आए मेहमान से ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं अभी उससे बात करता हूँ। अभी बेचारी सी शक्ल बनाकर कहता है, दादाजी उनको मेरा इस घर में रहना अगर पसंद नहीं है तो मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। वैसे भी मेरा तो इस दुनिया में है ही कौन। एक दादाजी मिले थे, वो भी अब छूट जाएंगे मुझसे। उद्धरण चिन्ह।
अभी एकदम रोने सी शक्ल बना लेता है जिसको देखकर सबको बुरा लगता है। सिया भी उसकी नौटंकी देख के पिघल जाती है। सिया अभी के पास जाने लगती है कि अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा देता है। दादाजी राणा जी को ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी अक्षत को नीचे बुलाकर लाए। उद्धरण चिन्ह। राणा जी हाँ में सर हिला के अक्षत को बुलाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अक्षत और दादाजी दोनों सामने सामने होते हैं। दादाजी रोब से अपनी कुर्सी पर बैठ के अक्षत से अपने रोबिले अंदाज में कहते हैं, अक्षत यह क्या हरकत थी आपकी? आप राजस्थान के होने वाले हुकुम शाह है और आपको घर आए मेहमान से ऐसे बात करना शोभा नहीं देता। क्या हम आपकी इस बदतमीजी की वजह जान सकते हैं? अक्षत दादाजी को साफ शब्दों में कह देता है कि मुझे ये आदमी बिल्कुल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन क्यों वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। उद्धरण चिन्ह। दादाजी अक्षत से नाराज होते हुए कहते हैं कि जब आपके पास इनसे नाराज होने की कोई वजह होगी तभी तो आप हमें बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो आपको अभी के अभी से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर वो ना होते तो आज आपके दादाजी जिंदा नहीं होते और हमने उन्हें अपना पोता माना है, इसीलिए वो अब जब तक चाहे तब तक इस हवेली में रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अभी को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, दादाजी आपके पास ऑलरेडी 2 पोते, 1 पोती और 2 होने वाली पोता बहुएं है जो कुछ दिनों में ऑफिशियली आपकी पोता बहू बन जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी आउटसाइडर इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही बेमतलब के रिश्ते बनाने की। कोट। दादाजी अपनी आंखें छोटी करके थोड़ा गुस्से में अक्षत से कहते हैं, अक्षत इन्होंने हमारी जान बचाई है और हम इनका एहसान चुकाना चाहते हैं, इसीलिए ये हमारा फैसला है कि वो जब तक चाहे तब तक इस घर में रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी दादाजी की बात को बीच में काट कर कहता है, नहीं दादाजी मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहां मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है उस घर में मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादाजी अभी को रोकते हैं और अक्षत को आंखें दिखाते हुए कहते हैं, अक्षत अभी के अभी से माफी मांगे वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी आईब्रो चढ़ाता हुआ अभी को टेढ़ी नजरों से देखता है और डाइनिंग टेबल पर जाकर गिलास में पानी डालकर अपने मुंह में भर लेता है और अभी के पास आकर अपने मुंह से सारा पानी उसके मुंह पर डाल देता है। अक्षत की हरकत से सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दादाजी तो सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पोते से इस तरह की बदतमीजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वही अभी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपने हाथों का पंच बना लेता है और अक्षत को मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है क्योंकि अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दिया था और उसकी कमर पर लगाकर उसे जोरदार धक्का दे देता है। अभी सीधा दादाजी के चरणों में गिरता है। अक्षत अपनी गन निकाल के उसके मुंह में डालकर कहता है, जितनी गोलियां हैं सबकी सब तेरे भेजे में उतार दूंगा। यहाँ से इज्जत से दफा हो जाओ वरना खुद को पहचानने लायक नहीं बचोगे। उद्धरण चिन्ह। अभी अक्षत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षत जैसे भारी भरकम इंसान के आगे वो हिल भी नहीं पाता है, और ऊपर से अक्षत गुस्से में पूरा दानव ही बन जाता था। अभी बस अक्षत को घूरता ही रह जाता है। अक्षय अभी को छोड़ता है और अपने कमरे में जाने लगता है कि पीछे से दादाजी कहते हैं, अगर अभी इस घर से गया तो मैं भी उनके साथ ही इस घर से चला जाऊंगा। दादाजी की बात सुनते ही अक्षत की मुठिया बंद हो जाती है। उसे अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर दादाजी ना होते तो अभी के अभी को मौत के घाट उतार देता, क्योंकि ये सब कुछ हो भी तो उसकी ही वजह से रहा था। अक्षत दांत पिसता हुआ अभी को देखता है और राणा जी को देखते हुए कहता है, राणा जी इस कचरे को गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद काशी को ऑर्डर देते हुए कहता है, धर्मपत्नी एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ, वो भी स्ट्रांग मेरे वाली अभी के अभी। कोट। दादाजी अभी को सहारा देकर खड़ा करते हैं और उसे ठीक से सोफे पर बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे नहीं पता अक्षत आपसे ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी आपके बारे में, इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप हमें कुछ वक्त दीजिए, मैं अक्षत से बात कर लूंगा, उसे समझा भी दूंगा। आप तब तक जाकर गेस्ट रूम में रेस्ट कीजिए और जो भी हुआ हम उसकी आपसे माफी चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी दादाजी को रोकते हुए कहता है, अरे दादाजी आप यह क्या कर रहे हो, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो आपने मुझे अपना पोता बनाया था और कोई दादा अपने पोते के सामने हाथ भी जोड़ते हैं क्या। उद्धरण चिन्ह। अभी की बात सुन के दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं।
उसके बाद दादी जी भी उनके साथ ही चली जाती है। मीरा जी और रणविजय जी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। राणा जी अभी को घूरते हुए उसे गेस्ट रूम दिखा देते हैं। अबीर सिया को अपने साथ लेकर चला जाता है और काशी अक्षत को कोसते हुए उसके लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। काशी गुस्से से अक्षत के लिए कॉफी बनाने लगती है। उसने अभी तक अक्षत को उसकी आज वाली हरकत के लिए माफ नहीं किया था और इतनी जल्दी माफ करने का कोई मूड भी नहीं था। काशी कुछ देर में कॉफी लेके अक्षत के रूप में पहुंच जाती है। वो कॉफी मग टेबल पे रख देती है और वही बैठ जाती है। उसके चेहरे पे मिस्टीरियस स्माइल थी। अक्षत शॉवल लेके अपनी कमर पे एक टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आता है और कॉफी देख के पीने के लिए चला जाता है। अक्षत को टॉवल में देख के काशी की नीयत बिगड़ने लगती है। उसका गला सूखने लगता है। उसकी नजर बार बार उसके 8 पैक एब्स पे फिसल रही थी। कभी उसकी नजरें ऊपर होती तो कभी नीचे जाती। उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। अक्षत उसको ही देख रहा था और उसकी सारी हरकतें भी नोटिस कर रहा था और काशी की हालत देख के उसे बड़ा मजा आ रहा था। अक्षत काशी को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए उसके सामने ही सोफे पे बैठ के कॉफी पीने लगता है। लेकिन कॉफी का एक सिप लेते ही उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वो एकटक काशी को घूरने लगता है। काशी उसको कॉफी पीता देख होश में आती है और अक्षत के चीखने का इंतजार करने लगती है। लेकिन इन सब के उलट अक्षत आराम से कॉफी एंजॉय करता रहता है। काशी कुछ देर तो देखती है लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो अक्षत के पास जाके बच्चों की तरह बोली, अरे चीखिए तो सही, मैं आपकी चीख सुनने के लिए इतनी देर से बैठी हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत कॉफी खत्म करके मग को नीचे रखते हुए कहता है, मैं क्यों चीखूं? कोट। काशी अपने सिर पे हाथ मारती हुई कहती है, क्योंकि मैंने कॉफी में भर भर के मिर्ची डाली थी। लेकिन आप तो खुद ही इतने तीखे हैं कि बेचारी मिर्ची भी समुंदर में डूब के मर गई। मेरे पूरे प्लान का पोपट कर दिया आपने। उद्धरण चिन्ह। काशी रूम से जाने लगती है लेकिन अक्षत उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में खींच लेता है और उसे सोफे पे लिटा के कुछ कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही किस करने लगता है। अक्षत की किस से काशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे मिर्ची लग रही थी। अक्षत अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल के उसे अपने मुंह का टेस्ट दे रहा था। काशी अक्षत को धक्का देने लगती है लेकिन अक्षत अपना सारा वेट उसके ऊपर ही डाल देता है और फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब दोनों की ही सांसें उखड़ने लगती है तब काशी को छोड़ता है और आराम से सोफे पे बैठ जाता है। काशी तीखे की वजह से चीखने लगती है और टेबल के पास जाके जग उठा के पानी पीने लगती है। अक्षत उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ धर्मपत्नी, कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। काशी तो पानी पीने में बिजी थी इसलिए अक्षत की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अक्षत के चेहरे पे छोटी सी स्माइल थी। वो काशी को ऐसे ही देखता रहता है। काशी का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। कुछ देर बाद वो शांत होती है और वही बेड पे ही बैठ जाती है और उसे अक्षत की सारी बातें याद आती है। अक्षत उसे आगे कहता है, क्या हुआ धर्मपत्नी, मैंने तो सिर्फ कॉफी पिलाई थी, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे मधुमक्खी ने तुम्हें काट लिया हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुन के काशी उसे खा जाने वाली नजरों से देखती है और पैर पटकते हुए उसके पास जाने लगती है कि फिर से हड़बड़ी में वो गड़बड़ी कर देती है। काशी कापेट में उलझ के गिर जाती है लेकिन बचने के चक्कर में उसने कुछ पकड़ने को हाथ मारा और वो हाथ अक्षत के टॉवल को खोल के ही माना और इस बार तो काशी बिल्कुल रोने ही लग गई।